देख लो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ये सब जो है आपका एनटीपीसी एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी जो एग्जाम स्टार्ट है एनटीपीसी, वो एग्जाम क्या है, क्वेश्चन है, और उसी पर मतलब क्या है, इसी पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। यानी जो बिम्स्टेक संस्था है उसका मतलब कौन सा देश जो है मतलब सदस्य इसमें से नहीं है। सबसे पहले बिम्स्टेक के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था, पता है आप लोगों को? 1997 में। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था? 1997 में। अगर बिम्स्टेक की स्थापना पूछेगा, इसकी स्थापना 1997 में हुआ था। इसमें कौन कौन सा देश था आपका? तो भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। कौन कौन है? भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। कौन कौन है? म्यांमार है और कौन सा है? थाईलैंड है। ये सब देश क्या है? बिम्स्टेक का सदस्य है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो भारत तो है, नेपाल है, भूटान है, लेकिन क्या है? मालदीव नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कह रहा है कि कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मालदीव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सेवन सिस्टर राज्य नहीं है? कौन जो है सेवन सिस्टर्स राज्य नहीं है? तो हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य को क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर्स राज्य कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन आ जाएगा आपका? देख लीजिए, जो भी आपका पूर्वोत्तर राज्य है, यानी पूर्वोत्तर 7 राज्यों को क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। कौन कौन? त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम। असम हो गया, मणिपुर, क्या? असम और क्या हो जाएगा? मणिपुर। ये क्या है आपका? 7 राज्य से क्या कहा गया है? सेवन सिस्टर कहा गया। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो आपका सिक्किम क्या है? ऑप्शन नहीं है। तो आंसर यही हो जाएगा, सिक्किम कौन सा नहीं है। तो याद रखना है कि सेवन सिस्टर में कौन कौन आता है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मणिपुर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका, डीआरडीओ द्वारा विकसित मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम कौन सा है? त्रिशूल है कि पिनाका है, पृथ्वी है कि धनुष है? वो क्या हो जाएगा आपका? पिनाका है। आप जानते होंगे डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था पता है? 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और डीआरडीओ का पूछेगा मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो एग्जाम पूछा जाता है मुख्यालय कहाँ है बताइए, तो दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय? दिल्ली में है डीआरडीओ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस जिला से नमक मार्च यात्रा शुरू हुआ था? यानी नमक मार्च यात्रा कहने का मतलब है, ये इसको कहते हैं हम लोग डांडी मार्च यात्रा। क्या कहते हैं? डांडी मार्च यात्रा कहते हैं। यानी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कब शुरुआत किया गया था पता है आप लोगों को? जल्दी बताइए। कब? 12 मार्च 1930 को। यानी ये जो यात्रा शुरुआत किया गया था, कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को ये शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था? 12 मार्च 1930 को। कहाँ शुरुआत किया गया था? साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ वो चले थे गांधी जी। तो पूछता है ये जो शुरुआत हुआ था यानी डांडी मार्च यात्रा, तो डांडी जो है कौन सा जिला में पड़ता है ये बताना आप। डांडी जो कौन सा जिला में होगा? नवसारी जिला में है। जिला पूछ रहे हैं, कौन सा जिला हो जाएगा? नवसारी। राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है? तो अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य कितने देश है पता है? अस्थाई इसमें एक होता है। यानी कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं? यहां पर अस्थाई कर लीजिए, क्या कर लेंगे? अस्थाई सदस्य नहीं है। तो देखिए अस्थाई सदस्य 5 है। कितने अस्थाई सदस्य? 5 हैं। और अस्थाई सदस्य कितने होते हैं पता है आप लोग को? 10। अस्थाई कितने होते हैं? 10 होते हैं। अस्थाई में 5 कौन कौन है? तो यूएसए है आपका, रूस है, इसके बाद ब्रिटेन है जिसको हम यूके कहते हैं, इसके बाद आपका चीन है,
और एक क्या हो जाएगा आपका, बता सकते हैं कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो एक फ्रांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस। ये 5 देश हैं अस्थाई में, यूएसए, रूस, यूके, चीन और फ्रांस क्या है, 5 क्या है, अस्थाई सदस्य हैं। और 10 क्या होते हैं, अस्थाई। और अस्थाई का कार्यकाल कितना दिन का होता है पता है, अस्थाई का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है, याद रखिएगा ये सब। तो यहाँ आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, कौन नहीं है, तो जापान क्या है, इसका सदस्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। आज अधिकांश क्वेश्चन आया है नहीं है वाला, सब देखिए सब में क्या है, नहीं नहीं वाला अधिकांश क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। जो गोबी मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो एशिया में है स्थित। कहाँ है, एशिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। खास कर कहाँ स्थित है, मंगोलिया में। अगर देश का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है, तो मंगोलिया में अधिकांश भाग है इसका। कहाँ है, मंगोलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, मंगोलिया में। तो देखिए अब जैसे विश्व का पूछेगा सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा पता है, तो वो अफ्रीका में है। और कौन सी अफ्रीका में, तो उत्तरी अफ्रीका में, वो सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है आपका, सहारा है। और बताइए थार मरुस्थल कहाँ है, तो भारत यानी पश्चिमोत्तर भारत में है। और कहाँ है, पाकिस्तान। दोनों एरिया में क्या पड़ता है, थार मरुस्थल पड़ता है। और थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है लगभग में, थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है लगभग में बताइए, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है, थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है आपका, मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है, याद रखिएगा। इस तरह से अगर पूछ देगा जूल किसका मात्रक बताइए, तो किसका हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, जूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। क्या है क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका कालिदास, चंद्रबरदाई, कलहन, जयदेव। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हो जाएंगे पता है आप लोगों को, कलहन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आंसर, कलहन हो जाएगा राजतरंगिणी के लेखक। जयदेव भी एक पुस्तक लिखे थे, पता कौन कौन, गीत गोविंद। पूछेगा गीत गोविंद किनकी रचना है, तो जयदेव की रचना है गीत गोविंद। कालिदास कौन कौन लिखे हैं पता है पुस्तक, रघुवंशम। कौन लिखे, कालिदास लिखे हैं रघुवंशम। ज्ञान शाकुंतलम कौन लिखे हैं, कालिदास लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आपका, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु नानक। तो खालसा पंथ की शुरुआत किसने किए थे, तो खालसा पंथ की शुरुआत किए थे आपका गुरु गोविंद सिंह किए थे। कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह किए थे, खालसा पंथ की शुरुआत किए थे। तो बताइए तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, फिर बताइए जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था जन्म, पटना में हुआ था। और बताइए तो आपको जो गुरु गोविंद सिंह है कौन से धर्म से संबंधित हैं, सिख धर्म से। कौन से धर्म से, सिख धर्म। और सिख धर्म के संस्थापक पूछेगा कौन है, गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था पता है आप लोगों को, तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी, पाकिस्तान में भी पड़ता है। ननकाना साहब भी कभी कभी ऑप्शन आता है। बुलंद दरवाजा जो है आपका दिल्ली में स्थित नहीं है। क्या है, बुलंद दरवाजा क्या है, दिल्ली में स्थित नहीं है आपका। क्यों, बुलंद दरवाजा कहाँ पड़ता है पता है आपका, फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है पता है आप लोग को, आगरा। कहाँ पड़ता है, आगरा में। बाकी बात इस सब कहाँ है, इंडिया गेट, अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, इस सब कहाँ है आपका, दिल्ली में है। सिर्फ क्या बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी में पड़ता है, जो आगरा में पड़ता है, वो मतलब क्या है, दिल्ली में स्थित नहीं है। आज क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं वाला ही है, ये कौन कहाँ नहीं है। अगला क्वेश्चन भी वही है, देख लीजिए आप, किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती। ध्वनि क्या होता है, किस माध्यम में नहीं जा सकती। ऑप्शन है आपका इस्पात, निर्वात, वायु और दूध। किसमें ध्वनि प्रवेश नहीं कर सकता है, यानी एक स्थान दूसरे स्थान गमन नहीं कर सकता ध्वनि। तो देखिए ध्वनि को मतलब जो है गमन करने के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन क्या है, माध्यम चाहिए और क्या चाहिए, वायुमंडल। तो देख लीजिए जहां से इस्पात से हो सकता है,
जा सकता है इस बात से, वायु से भी जा सकता है, दूध से भी जा सकता है, कहां से नहीं जाएगा, निर्वात से। निर्वात से, तो आंसर करेक्ट, क्या आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी यानी निर्वात हो जाएगा। क्यों कि ध्वनि जो होता है क्या होता है, निर्वात से नहीं गुजर सकता। क्यों नहीं गुजरेगा, क्योंकि निर्वात में कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। अब देखो ध्वनि की मतलब गमन करने के लिए देखो सबसे ज्यादा किसमें गमन करता है पता है, ठोस में। किसमें गमन करता है, ठोस में। इसके बाद किसमें गमन करता है, द्रव में। उसके बाद गैस में। यानी सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, ठोस में, द्रव और गैस। तो तुम देखना, अगर एग्जाम्पल करके देखना है इसका, तो क्या करेंगे हम लोग, एक बंद कमरा में क्या करते हैं हम लोग, एक डीजे बजाएंगे, देखना बहुत ज्यादा आवाज करेगा। मतलब क्या है, ध्वनि ज्यादा किसमें गमन करता है, ठोस में। अब वही हम खुले स्थान पर बजाएंगे तो कम आवाज उत्पन्न करेगा उसमें से। मतलब क्या है, गैस में ज्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं होता है, स्पीड ज्यादा नहीं होता है। चलो आगे देखो, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1576 में, 1526 में, 1556 में, 1536 में, कब हुआ था बताइए। तो जानते होंगे पानीपत के 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था पता है हम लोग को, 1526 में। सेकेंड युद्ध कब हुआ था, 1556 में। थर्ड युद्ध कब हुआ था, 1761 में। पहला हुआ था 1556 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा के 1761 में। पूछ रहा है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1556 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। पूछेगा किसके बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। क्या अकबर स्वयं गया था इस युद्ध में लड़ने के लिए, नहीं, क्योंकि उसका जो एक संरक्षक था, सेनापति था बैरम खान, वो गया था युद्ध में लड़ने। क्योंकि उस समय अकबर का उम्र सिर्फ 14 वर्ष था, तो 14 वर्ष में कोई युद्ध करने के लिए नहीं गया था। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये किसके बीच हुआ था बता सकते हैं, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ था, 1526 में हुआ था आपका पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। और 1761 में किसके बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, तो आप लोग क्या करना है, कमेंट में बताना है कब हुआ था, कब हुआ था, जरूर कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, कुरनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। भारत में जितने भी नाभिकीय विद्युत परियोजना है उसको रट लेना है। क्या करना है, रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है किससे, विद्युत परियोजना से। कुरनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है, याद रखना है। चलिए महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र में तारापुर। महाराष्ट्र में कौन सा है, तारापुर है। राजस्थान में रावत भाटा है। राजस्थान में कौन सा है, रावत भाटा है। गुजरात में कौन हो जाएगा बताइए, गुजरात में काकरापारा। गुजरात में क्या हो जाएगा, काकरापारा हो जाएगा। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। यानी कैगा पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। काकरापारा कहाँ है बताइए, काकरापारा कहाँ है, जल्दी बताइए, काकरापारा कहाँ हो जाएगा, तो काकरापारा आपका गुजरात में। क्या है, काकरापारा कहाँ है, गुजरात में। राजस्थान में क्या है बताइए, राजस्थान में कौन सा है, रावत भाटा है ना। और कुरनकुलम कहाँ हो गया आपका, तमिलनाडु। कुरनकुलम कहाँ हो गया, तमिलनाडु। उसके बाद तमिलनाडु में एक और है कलपक्कम। कलपक्कम भी कहाँ है, तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और बिहार में भी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बन रहा है। तो बताओ तुम लोग कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो बिहार में कहाँ स्थापित हो रहा है, कौन सा जिला में। ऑप्शन है आपका, हम ऑप्शन बोल देते हैं, नालंदा, गया, जमुई, बक्सर। ये 4 जिला में से कोई ऑप्शन बताना है कि भारत में जो है आपका नाभिकीय सॉरी बिहार में नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित हो रहा है। अभी बना नहीं है, अभी चालू ही हुआ है। तो 4 ऑप्शन में से बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे बताइए। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है बता सकते हैं। नीलम संजीव रेड्डी है कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो कौन हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ये कौन, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वाधिक दिन तक रहने वाले राष्ट्रपति, सर्वाधिक दिन
यही थे सर्वाधिक दिन। इनका जन्म कौन सा गांव हुआ था पता है? जीरादेई में हुआ था। कौन सा गांव हुआ था? जीरादेई। कहाँ पड़ता है? बिहार के। बिहार के कौन सा जिला में? सारण जिला में पड़ता है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछेगा तो कौन थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति वो कौन थे आपका? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत का दूसरा राष्ट्रपति बताओ कौन थे? सेकंड नंबर का दूसरा कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है पता है आप लोग को? द्रौपदी मुर्मू है। क्या है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू ही है अभी वर्तमान में जो है। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हाँ प्रतिभा सिंह पाटिल थी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल थी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है कहाँ? ये आपसे पूछेगा कहाँ है, तो कहाँ है पता है आप लोगों को? तो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है कि लखनऊ में है कि रांची में है कि शिमला में? तो क्या हो जाएगा? शिमला में। कहाँ है? शिमला में। ये पूछेगा आपका चावल का कहाँ है? चावल के लिए कहाँ है बताइए तो? कटक का। चावल कहाँ है? कटक है। चावल का पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? कटक हो जाएगा आपसे। गन्ना का पूछेगा तो गन्ना हो जाएगा कोयम्बटूर। कहाँ हो जाएगा? कोयम्बटूर हो जाएगा गन्ना। गन्ना कहाँ हो जाएगा? कोयम्बटूर। चावल कहाँ है आपका? कटक है। चावल कहाँ है? कटक है। ये सब याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद बताइए। चीनी कहाँ है बताइए तो? चीनी का कानपुर। कहाँ है चीनी का अनुसंधान केंद्र? कानपुर। तो चावल कटक हो गया, गन्ना कोयम्बटूर, चीनी कानपुर और आलू कहाँ हो गया आपका? शिमला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है? यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय जो है आपका न्यायालय का मतलब हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? द हेग में है। कहाँ है? द हेग। तो इसकी स्थापना कब हुआ था पता है आप लोगों को? इसकी स्थापना जो हुआ है कब हुआ था? तो इसको कमेंट में आप लोगों को बताना है कब हुआ था। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं पता है? 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इसमें न्यायाधीश की संख्या जो होती है कितना होता है? 15 होता है। जैसे मान लीजिए अगर पूछेगा WTO का मुख्यालय कहाँ है बता सकते हैं? जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा है WTO का मुख्यालय। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। WTO का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था बता सकते हैं? WTO का 1995। कब हुआ था स्थापना? 1995। और WTO का पूरा क्या मतलब पुराना नाम क्या है? यानी ये तो 1995 पूरा था, इससे पहले इसका क्या नाम था पता है आप लोग को? गैट। क्या नाम था? गैट नाम था। क्या नाम था? गैट। अब बताइए तो आप लोग सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है बताइए कोई? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है बताइए तो? दक्षेस का भी मुख्यालय कहाँ है आपका? काठमांडू ही है। सार्क का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? काठमांडू। और दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है आपका? काठमांडू ही है। फिर पूछेगा आपसे कभी कभी सार्क का पूरा नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा बताइए? यही बताइए सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में। कब किया गया था सार्क की स्थापना? 1985 में किया गया था सार्क की स्थापना। सार्क में कितने देश है? 8 देश है। कितने देश है? 8 देश है। और सार्क में सबसे नया देश कौन सा है पता है आप लोग को? हाँ देखो, सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? काठमांडू। और सार्क का नया सदस्य पूछेगा तो कौन है पता है आप लोग को? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान है नया सदस्य। सार्क का नया सदस्य कौन हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यानी क्या है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था आपका? बाल गंगाधर तिलक कहे थे। किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक कहे थे। भगत सिंह कौन सा नारा दिए थे पता है आप लोग को? बताइए। हाँ, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह दिए थे। करो और मरो का नारा किसने दिए थे? करो या मरो गांधी जी दिए थे। क्या कौन दिए थे? गांधी जी दिए थे करो या मरो का नारा। फिर पूछेगा आपको तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस कहे थे।
अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए, किस राज्य की सर्वाधिक भूमि तटीय रेखा है, यानी समुद्र से सटा हुआ रेखा कौन सा राज्य का सबसे ज्यादा है, तो आपका किसका है, गुजरात का सबसे ज्यादा है। तो भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है बताइए, तटीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। देखो किस राज्य की सर्वाधिक भूमि तटीय रेखा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, गुजरात हो जाएगा। और भारत की तटीय सीमा रेखा की लंबाई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 11,081.81 किलोमीटर है, ये नया है। अगर किताब के अनुसार पूछेगा, बहुत से किताब में कितना है पता है, 7516.16 किलोमीटर, इतना ही है। कितना है, 7516.16 किलोमीटर, मतलब कितना है, ये पुराना है, ये आपका पुराना डाटा है। नया डाटा के अनुसार कितना हो जाएगा, 11,081.81 किलोमीटर हो गया। वाला क्वेश्चन आपका समरी वाला, यानी सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, सबरीमाला मंदिर जो है ये है कहाँ बताइए। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है पता आप लोग को, केरल में। कहाँ है, केरल में है सबरीमाला मंदिर। तो बताइए, तो आप लोग बताइएगा, पुरी जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी मंदिर कहाँ है, तो पुरी कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि शरीर में रक्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम कौन करता है। रक्त या रक्त को मतलब, या हम ऑक्सीजन लेते हैं सांस में, तो सांस मतलब ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम कौन करता है। परिसंचरण मतलब एक रास्ता का काम कौन करता है बताइए। इसमें से ऑप्शन है रक्त, हृदय, बड़ियात, धमनियात। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो परिसंचरण तंत्र ये भी है आपका, हृदय भी है आपका, धमनियां भी है, लेकिन क्या है, बड़ियात ये पाचन तंत्र का भाग है। किसका भाग है, ये पाचन तंत्र का भाग है, इसलिए ये परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ियात। आप लोग पता होगा हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। हाँ, हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं हृदय में, याद रखिएगा। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। धमनियां कितने प्रकार के होते हैं पता है आप लोग को, 2 प्रकार के, होता है सीरा और दूसरा होता है आपका धमनी होता है। तो सीरा में कौन सा रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। और धमनी में शुद्ध रक्त रहता है, यह सब याद रखना है। रक्त का जन्म भी करते होंगे, रंग कैसा होता है, लाल होता है। रक्त का रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का पीएच मान पूछेगा तो 7.4 होता है पीएच मान। रक्त अम्लीय है कि क्षारीय है, तो क्षारीय है। रक्त कैसा उत्तक है, तो ये तरल संयोजी उत्तक है, यानी कह सकते हैं कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक। क्यों संयोजी उत्तक किसे कहते हैं, जो अनेक अंगों को आपस में जोड़ता है, तो बहुत से ये भागों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। रक्त किसकी कमी से रक्त थक्का नहीं बनता है बताइए, तो थ्रोम्बोसाइट्स। या विटामिन पूछेगा तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त थक्का नहीं बनता है। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है बताइए, तो 4 दिन या 4 से 20 दिन भी कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है 4 दिन। आरबीसी का जीवन काल पूछेगा तो 120 दिन। क्या होता है, 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन आपका, येन किस देश की मुद्रा है, यानी येन देश की मुद्रा बताइए किसका है, तो जापान की मुद्रा येन है। किसकी मुद्रा येन है, जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा, येन है। अब पूछेगा रूस की मुद्रा क्या बताइए, तो रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल। यूएसए की मुद्रा डॉलर। क्या है, डॉलर है। यूएसए की मुद्रा क्या है, डॉलर है आपका। और भारत की मुद्रा तो जानते ही होंगे क्या होता है, क्या है, रुपया है भारत की मुद्रा। इसके बाद पूछेगा नेपाल की मुद्रा, वो भी नेपाली रुपया ही है। पाकिस्तान का, तो पाकिस्तानी रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा पूछेगा तो हाँ, बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा। क्या है, टका है बांग्लादेश का। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, यानी भारत में क्या है, जिस समय अंग्रेजों गुलाम किया हुआ था भारत को, मतलब अपने चंगुल में फंसाया हुआ था, तो उस समय क्या है, एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किए थे, संविधान सभा का विचार दिए थे। उस व्यक्ति का क्या नाम था पता आप लोग को, एम.एन. राय था। क्या नाम था, एम.एन. राय था, जो सुझाव दिए थे लगभग 1934 के आसपास। कब दिए थे सुझाव, 1934 में ही दिए थे। जब क्या हो गया, संविधान सभा का गठन किया गया था, जब संविधान सभा का
गठन किया गया था? पता संविधान सभा गठन कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। और इसका अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं पता है आप लोगों को? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा बनता है। या पूछेगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। ये भी पूछ सकता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछेगा प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? सॉरी, अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बता सकते हैं? भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत का संविधान बनने में कितना दिन लगा है? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। फिर आपसे पूछेगा भारत का संविधान किस दिन बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। या भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था। लागू कब किया गया था भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था? पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी दिन को याद रखने के लिए क्या किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का ही है। पूछेगा आपसे विश्व में सर्वप्रथम संविधान कहाँ लागू हुआ था? लिखित संविधान तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कमेंट में बताना है कि कब हुआ था वहां लागू। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? कौन सा पुरस्कार जो है केवल किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। यानी कौन सा पुरस्कार जो है आपको केवल किससे संबंधित है? संगीत से। तो कौन सा पुरस्कार सिर्फ संगीत क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी। कौन सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार जो किस क्षेत्र में मिलता है? संगीत में। ऑस्कर कब मिलता है? फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में। और मिलता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। वो भी क्या मिलता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है बताइए? कलिंग पुरस्कार तो ये विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है? विज्ञान के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार मिलता है? कलिंग पुरस्कार मिलता है। कौन सा पुरस्कार मिलता है? कलिंग पुरस्कार मिलता है। इसके बाद बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? ये किया गया था लगभग 1867-68 में। कब किया गया था? 67 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था पता है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और इस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था पता है आप लोगों को? प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? मात्र 20 रुपया। कितना था? मात्र 20 रुपया था प्रति व्यक्ति आय। उसमें समझ सकते हैं प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया था। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता पता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष। भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। या पूछेगा क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी की ही कहते हैं। इनका एक पुस्तक है, पता है आप लोगों को? इनकी एक फेमस पुस्तक है, बता सकते हैं कोई? पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल। किनकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की ही है। दादा भाई नौरोजी जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले, मतलब क्या, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले? दादा भाई नौरोजी ही थे। तो बताइएगा कमेंट में कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? पता है आप लोगों को? जल्दी बताइए कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो बताइएगा आप लोग कमेंट में बताना है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के मतलब कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में है। तो कल भी बताए थे। तो बताइए तो आप लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
में मतलब कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य पूछेगा तो आपका 5 हैं। कौन कौन है बता सकते हैं? एक यूएसए है, रूस है, चीन है, यूके है और फ्रांस है। ये 5 देश हैं, यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस। भारत कितने बार इसका अस्थायी सदस्य बना है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत कितने बार अस्थायी सदस्य बना है? तो भारत जो है आपका इंडिया अस्थायी सदस्य कितने बार बना पता है? 8 बार। कितना बार बना है? 8 बार बना है अस्थायी। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्षों का। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन आपका, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन खूब एग्जाम पूछा जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध संतूर वादक थे? यानी संतूर कौन बजाते थे? तो शिव कुमार शर्मा बजाते थे। क्या? संतूर बजाते थे। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। और बताइए बिस्मिल्लाह खां किसके लिए प्रसिद्ध थे? बता सकते हैं? ये शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। शहनाई का अगर नाम है तो बिस्मिल्लाह खां का नाम प्रसिद्ध है। बिस्मिल्लाह खां किसके लिए जाने जाते थे? शहनाई के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद है? असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यानी विधान परिषद लगभग भारत के 6 राज्यों में है। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्य में है। तो 6 राज्य में वो कौन कौन सा हो जाएगा बता सकते हैं? एक तो अपना हम लोग का मतलब राज्य है बिहार है। दूसरा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, यूपी। इसके बाद एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। इसके बाद चौथा हो गया आपका तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसके बाद हो गया आपका महाराष्ट्र। क्या हो गया? महाराष्ट्र और राजस्थान। ये 6 राज्य में क्या आपका विधान परिषद है? कौन कौन में? बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में क्या है? विधान परिषद है। तो भारत के कितने राज्य में विधान परिषद भी है? 6 राज्य में है। कितने राज्य में है? 6 राज्य में है, याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? यानी इसमें से कौन सा जो है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? वो आपका ऑप्शन है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो कौन मतलब क्या? आभासी होगा लेकिन बड़ा होगा। तो कौन कर सकता है पता है आप लोगों को? ये कर सकता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कर सकता है? अवतल दर्पण कर सकता है। बताइए अवतल दर्पण जो होता है इसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? इसे हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए जो क्वेश्चन था आपका, आभासी कब बनेगा? तो जब वस्तु कहाँ रहेगा? F और P के बीच रहेगा। जब वस्तु कहाँ हो? F और P के बीच रहेगा तो कैसा बनता है प्रतिबिंब? आभासी बनेगा। कहाँ बनता है? कहाँ बनेगा आपको? तो वो बनेगा आपका दर्पण के पीछे। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसी आकार का बनेगा? तो C पर रखेंगे तो हमको क्या होगा? प्रतिबिंब आपको क्या प्राप्त होगा? C पर ही। अगर वस्तु को अगर हम C पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? C पर ही प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा? तो उल्टा होगा, बराबर होगा, याद रखिएगा। अब देखिए समतल दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं गाड़ी की हेडलाइट में। क्या करते हैं? गाड़ी की हेडलाइट में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं हम लोग। और क्या करते हैं? सौर कुकर में करते हैं, सौर भट्टी में करते हैं। और रोगियों की नाक कान गला को जांच करने में भी कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछा ही जाता है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। अब देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो सकता है? इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहा जाता है। और इसमें वस्तु जो होता है, प्रतिबिंब जो बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं उत्तल दर्पण का? तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। कहाँ करते हैं? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्या करते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं? रोड लाइट में कहाँ उपयोग करते हैं? रोड लाइट में भी क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए समतल दर्पण। समतल दर्पण में जो होता है, इसमें क्या होता है? इसका परावर्तक सतह कैसा रहता है पता है? समतल। परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल होता है। परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल होता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है इसमें? काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है?
काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। पूछेगा घरों में जो आंगन में हम चेहरा देखने में उपयोग करते हैं कौन सा दर्पण रहता है? समतल दर्पण। यानी घर में उपयोग करते हैं कौन सा दर्पण? घर में अपना चेहरा देखने में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहां से आपका अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने में। अवतल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने में क्या करते हैं हम लोग? कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो बताइए दूर दृष्टि दोष को दूर करने में कौन सा लेंस? दूर दृष्टि दोष को दूर करने में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस? बाइफोकल या द्विफोक्सी। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या पता है आप लोग को? इसको कहते हैं अपसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। तो समझ में आ गया कि कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो आभासी की मतलब क्या होता है? काल्पनिक। आभासी की मतलब क्या होता है? काल्पनिक। कौन कर सकता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कर सकता है? अवतल दर्पण। तुम लोग को इस क्वेश्चन में एक देते हैं क्वेश्चन कि हम लोग जो है हजामती में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? हजामती में, हजामती मतलब दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? बताना आप लोग कमेंट में, जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में कि हजामती या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन आपका, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुआ था पता आप लोगों को? 1784 में हुआ था। कब हुआ था? 1784 में हुआ था। किसने किया था? विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स किया था। किसकी स्थापना? तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ किए थे पता आप लोगों को? बंगाल में यानी कोलकाता में। स्थान पूछेगा कहाँ किए थे? तो कोलकाता में किया गया था। कोलकाता कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। तो बताइए तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? पुरातत्व विभाग की स्थापना, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? ये आपको कमेंट में बताना है। पुरातत्व विभाग का जनक पूछेगा किसे कहा जाता है? तो जनक कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है आपको पुरातत्व विभाग का जनक। पुरातत्व विभाग का जनक पूछेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइए कब हुआ था स्थापना। और ये बताइएगा पुरातत्व जो है किस भाषा का शब्द है? ये नहीं सॉरी, इसका संस्कृत में क्या अर्थ होता है ये बताइए। यानी कौन सा भाषा का शब्द है? सॉरी, संस्कृत भाषा का शब्द है पुरातत्व। इसका अर्थ क्या होता है? प्राचीन वस्तु में। क्या होता है? प्राचीन वस्तु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी कि विजय लक्ष्मी पंडित थी, सरोजिनी नायडू थी कि राजकुमारी अमृत कौर थी? तो कौन थी आपको पता है? प्रथम भारतीय महिला की बात कर रहा है, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। जब कानपुर में क्या है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1925 में, उसी में क्या है सरोजिनी नायडू क्या की थी? अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। भारत की प्रथम क्या है महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी। और सीधे पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? यानी प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करेगा तो कौन हो जाएगा आपका? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट हो जाएंगे। तो बताइए तो कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो बता सकते हैं कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 को। कब हुआ था? 1885 को हुआ था। संस्थापक कौन थे कांग्रेस के बताइए? फाउंडर कौन थे संस्थापक? एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम थे संस्थापक। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे बताइए? प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष बने थे आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। वो एम.एस. चंद्र बनर्जी बने थे। कौन? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बताइए कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? कमेंट बताना है कांग्रेस के सचिव कौन थे। क्या गांधी जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने? हाँ, एक बार बने हैं। बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे कौन? गांधी जी किए थे। कब? 1924 में। गांधी जी सिर्फ एक बार बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। गांधी जी क्या होते हैं? एक बार क्या बनते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष बनते। कब? 1924 में। कौन सा अधिवेशन था वो?
बेलगांव अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन सा अधिवेशन था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। इबादत खाना का पहले अर्थ जानिए क्या होता है। इबादत खाना का अर्थ होता है पूजा घर। क्या होता है? पूजा घर होता है इबादत खाना का अर्थ। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था पता आप लोगों को? तो ये करवाया गया था आपको 1575 में। कब करवाया गया था? 1575 में करवाया गया था। तो चलिए हम अकबर के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम पढ़ लेते हैं। अकबर के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं अकबर के बारे में। तो देखिए अकबर का पूछेगा जन्म कब हुआ था, तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कब हुआ था? 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अकबर के पिता कौन थे बता सकते हैं? अकबर के पिता थे हुमायूं। कौन थे? हुमायूं थे अकबर के पिता। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कुछ युद्ध हुआ था। एक तो क्या हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था, और दूसरा क्या हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें हुमायूं हार गया था, और बिलग्राम का भी युद्ध हुआ 1540 में, उसमें भी क्या है? हुमायूं हार गया। कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीता था। जब शेरशाह सूरी जीता था तो यानी क्या है, बिहार में पूछेगा, यानी शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? सासाराम में। कहाँ हो जाएगा? सासाराम में। तो बिहार के कौन से जिला में है सासाराम? तो रोहतास में। कौन सा में? रोहतास में है। फिर पूछेगा आपको जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी करवाया था। कौन कराया था? शेरशाह सूरी कराया था। अब देखिए अकबर जो है 14 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं? 14 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठता है। यानी कब बैठता है? 1556 ईस्वी में क्या होते हैं? वो गद्दी पर बैठता है। लेकिन ये उम्र बहुत कम रहता है, तो इसलिए इसका संरक्षक था। तो अकबर का संरक्षक कौन था पता आप लोग को? बैरम खां। कौन था? बैरम खां था अकबर का संरक्षक। या अकबर का पूछेगा प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री भी यही थे। कौन थे? बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां थे अकबर का प्रधानमंत्री। अब देखो अकबर क्या है कि यानी समाज की भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं। क्या किए थे? एक तो आपका यहाँ इबादत खाना का निर्माण करवाए थे 1575 में। इसके बाद जजिया कर समाप्त किए थे। क्या किए थे? जजिया कर समाप्त किए थे। जजिया कर समाप्त कब किए थे पता आप लोग को? 1564 में। कब किए थे? 1564 में क्या किए थे? जजिया कर समाप्त किए थे। कब किए थे? 1564 में क्या किए थे? जजिया कर समाप्त किए थे। जजिया कर क्या था? तो ये क्या था? जिम्मियों से वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था? जिम्मियों से। जिम्मियों मतलब गैर मुसलमान। किससे? गैर मुसलमान से। गैर मुसलमान का मतलब क्या हो गया? हिंदुओं से। किससे वसूला जाता था? हिंदुओं से वसूला जाता था। इसको समाप्त करने का काम कौन किए थे? अकबर किए थे। फिर देखिए आप लोग पूछेगा, मतलब अकबर से एक और क्वेश्चन पूछता है कि यानी नवरत्न किनके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो है इन्हीं के दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में। इसमें एक नाम सुनते होंगे बीरबल खां के। तो बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था पता है आप लोग को? महेश दास। क्या नाम था बीरबल का असली नाम? महेश दास था। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास था। फिर पूछेगा अकबर जो है एक धर्म भी चलाया था, दीन ए इलाही। अकबर जो है क्या है? एक धर्म भी चलाया था। क्या चलाया था आपका? दीन ए इलाही चलाया था। कब चलाया था पता है आप लोग को? 1581 में। कब चलाया था? 1581 में। क्या चलाया था? दीन ए इलाही। क्या चलाया था? दीन ए इलाही। कब चलाया था? 1581 में चलाया था। अकबर क्या किया था? टोडरमल को दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था। कभी कोई पूछता है दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया गया था टोडरमल को? तो 1582 में। कब नियुक्त किए थे? 1582 में। पूछेगा मतलब क्या है? दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है। अकबर का जो जीवनी है किसमें लिखा गया? अकबरनामा में। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। तो जो मतलब बाबर का जीवनी किसमें लिखा गया है? तो बाबरनामा। किसमें लिखा गया? बाबरनामा। और बाबरनामा के लेखक कौन है पता है आपको? स्वयं बाबर ही है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? कमेंट में बताना है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे वो कमेंट में आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन